हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना रीड कोच। कल हमने जो कलाम का माइनर टेस्ट 4 हुआ था उसका सवाल नंबर 1 से 90 तक का सॉल्यूशन किया था, जो कि पार्ट 1 के नाम से आपने उसको सॉल्व किया और वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा। अब जो है पार्ट 2 हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पार्ट 2 को। आज है 91 से लेकर 150 मतलब 150 तक के सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे पार्ट 2 में, ठीक है। और आगे से ऐसे ही होंगे अपलोड, ठीक है। अब आगे जो है 91 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। यह परिभाषा किसने दी? तो 91 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, गेट्स एवं अन्य ने, ठीक है। अगला है आपके सामने, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, ये तो शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है, रुचि भी शामिल है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप है, ये मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला है सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम से संबंधित नहीं है? मतलब जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद है उससे संबंधित कौन सी नहीं है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है ना 93 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित होती है, बिल्कुल। अधिगम संबंधों या बंधनों का बनने का परिणाम है, ये भी है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है, बिल्कुल। और अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो सीखने को नकारात्मक रूप से कौन सा प्रभावित करता है? तो जो सवाल है, सूचनात्मक प्रबलन, ये नहीं करता है। विषय वस्तु की सार्थकता, ये भी नहीं करता प्रभावित, नकारात्मक। शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण योग्यता, ये भी नहीं। परिपक्वता की कमी, ये जो है इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला सवाल है आपके सामने 95, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। बिजली का गरजना पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है या अनुबंधित अनुक्रिया है? तो 95 का जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1, स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96, प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या है? तो 96 का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार है। अगला है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार में परिमार्जन। अगला सवाल है आपके सामने 98, अधिगम का ड्राइव रिडक्शन, ठीक है, चालक न्यूनता जिसको आप बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसने दिया था? तो 98 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, हेल, ठीक है। अगला है, पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन। पावलोव का जो है क्लासिकी अनुबंधन का प्रयोग खालिस्तान में किया गया था, किस पे किया गया था? तो 99 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आप सभी को पता, ऑप्शन नंबर 3, कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 100, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है ना, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। इसका राइट आंसर है यह प्रक्रिया है। अधिगम जो है ये प्रक्रिया है, ये उत्पाद नहीं है। अगला है 102, B.F. स्किनर के अधिगम का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि C.L. हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो 102 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, गणितीय गणनाओं पर, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 103, निम्नांकित में थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो 103 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है। बार बार वो प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब प्रयत्न कर रहा है बार बार,
ठीक है ना, फिर भी वो फेल हो रहा है, लास्ट में जाके वो पास होता है, तो ये बहुप्रतिक्रिया है। ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 104, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या, मतलब भय क्या चीज़ है, इसको सिखाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है। तो 104 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, क्लासिकल अनुबंधन। 105 सवाल, जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो 105 का जो सही आंसर रह जाएगा थॉर्नडाइक। ऐसा किस लिए, आपको पता है यहाँ पे प्रभाव लिखा है और प्रभाव का नियम इसने दिया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 106, यदि व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि होती है, पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो 106 को आप जब सोल्व करेंगे तो 106 का जो राइट आंसर आने वाला है वो है 1% हानि। अगला है आपके सामने, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपये है तो संपदा के 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आप जब सोल्व करोगे तो निकलेगा 9,000 रुपये। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने 108, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 108 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 350 रुपये। अगला है आपके सामने, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर आएगा 33 से 1/3%, लेकिन कलाम ने माना है 25%। अगला है क्वेश्चन 110, एक कमीज को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 भाग का नुकसान होता है। क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उसे कमीज कितने में बेचनी होगी। तो 110 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, 40% नहीं है, सिर्फ 40 अधिक है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये आप जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 111 का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 125%। अगला है आपके सामने, ए का 18%, बी का 24% है, बी का 15%, सी का 12% है। तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 112 का राइट आंसर होगा 106 से 2/3। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, जब उसके आय में 10% की वृद्धि कर देता है तो बताइए उसके बचत में कित प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 10%, लेकिन कलाम वालों ने जो 113 का राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4, 16%। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/25 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना है। तो 114 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला है 115, एनसीएफ 2005 ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस प्रकार की असंगति की पहचान की। 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण के लक्ष्यों और वास्तविक शिक्षण पद्धतियों के बीच। अगला है, एनसीएफ 2005 ने सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की किस समस्या को संबोधित किया है। तो 116 का है, इस छात्रों के लिए बहुत आसान है, इसमें आधुनिक विषय शामिल नहीं है, बहुत संक्षिप्त और छोटा है, यह अत्यधिक बोझिल है, इसमें तथ्यों को रटने पर जोर दिया जाता है। तो ये वाला एनसीएफ ने माना है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस कारण से सामाजिक विज्ञान को अक्सर उपयोगिता रहित विषय माना जाता है, उसका कारण क्या है। तो 117 का जो राइट आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3, इसे केवल सूचना प्रसारित करने वाला और पाठ्य पुस्तक केंद्रित माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण में पहचानी गई समस्याओं में से एक है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, गणित का कठोर और अमूर्त ढंग से पढ़ाया जाना,
विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रश्न पूछना और व्यवहारिक कार्य की अधिकता। तो 118 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2, गणित का कठोर और अमूर्त ढंग से पढ़ाया जाना। अगला सवाल है 119, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस समस्या के कारण गणित को केवल एक कठिन और उबाऊ विषय के रूप में देखा जाता है? तो इसमें क्या कारण है? 119 का जो होगा, कम छात्र शिक्षक अनुपात, ये तो नहीं है। छात्रों को गणित को सोचने की बजाय हल करने के लिए कहना, ये बिल्कुल राइट है। शिक्षकों के लिए कम वेतन, ये नहीं है। और कक्षा में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन का कोई कारण नहीं है। अगला है 120, गणित में अमूर्तता की समस्या का समाधान करने के लिए एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? केवल मूर्त उदाहरण दो, बिल्कुल नहीं। अमूर्त अवधारणा को छोड़ दो, नहीं। छात्रों को अमूर्त अवधारणा को सीधे याद करने के लिए कहना, नहीं। छात्रों को विभिन्न गणितीय प्रतिनिधित्वों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। अगला है 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट फॉलोड द कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग CLT? ठीक है, इनमें से कौन सा CLT में नहीं आता? तो 121 क्या है? लैंग्वेज गेम्स आते हैं, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस आते हैं, रोल प्ले भी आता है, लेकिन पैटर्न प्रैक्टिस नहीं आता है, रटाना कुछ भी नहीं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू CLT, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज डिवॉइड ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये वाला आंसर ये इसमें नहीं आता, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 123, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग मटेरियल इन द क्लासरूम विद CLT अप्रोच? ठीक है, क्या इसका मेन जो है पर्पस है? टू एंश्योर फॉर कवरिंग सिलेबस, नहीं। टू यूज एज ग्रामर वर्कशीट, नहीं। टू डिस्करेज तो करना ही नहीं। टू स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, वहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन बनाने के लिए। अगला है 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन? 124 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रामर इंस्ट्रक्शन, नहीं। मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबुलरी, नहीं। रिपीटेशन ड्रिल, ये भी नहीं। और इसका आंसर होगा कंप्रीहेंसिबल इनपुट। अगला है, ए चाइल्ड हु हैज़ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली विदाउट हियरिंग लॉस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब ये कह रहा है किसी को यदि कोई भाषा पढ़ने में समझने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, समझने में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेकिन उसको सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? 125 का जो राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 1, स्पेशल लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ठीक है। अगला है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडियल सोर्स टू रिजोल्व द चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश? ठीक है ना, इनमें से इंग्लिश के चैलेंज को कौन सा रेमेडियल सोर्स है इनमें से, ठीक है, जो सॉल्व कर सके इंग्लिश के चैलेंज को, इंग्लिश टीचिंग के, ठीक है। तो 126 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है, ए लैक ऑफ एक्सपोजर टू नेटिव स्पीकर्स, ये नहीं है। डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल्स, बिल्कुल। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं है। और डिस्कोर्स स्टूडेंट लेड डिस्कशन, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 उसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मेटिव, एक समेटिव। समेटिव जो होता है वो होता है योगात्मक और जो कि वर्ष के लास्ट में होता है, जैसे एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। और जो फॉर्मेटिव होता है वो बीच में उसको सुधार करने के लिए, बच्चे को समझ में आया नहीं, कक्षा टेस्ट होता है ना, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, 1 माइनर, तो ये सारे फॉर्मेटिव है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ये समेटिव का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग बाई IK डिवाइस?
आई के डिवाइस ने कौन से 4 स्टेप बताए थे और इनमें से कौन सा उसका भाग नहीं है? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एवेल्यूएशन भी है, लेकिन डायरेक्टिंग इसका आंसर रहने वाला है, ये इसमें नहीं है। अगला है 129, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूएशन? ठीक है ना, किसने बताया था फॉर्मेटिव और समेटिव एवेल्यूएशन के बारे में? वो है एम स्क्रीवेन। ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग? ठीक है। 130 का क्या होगा? टीचर शुड नो द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द लर्नर। बिल्कुल, टीचर को बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए, पहला आंसर है। इनकरेज ओनली इंटेलेक्चुअल, ओनली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को नहीं होगा। अगला है तीसरा, टेक्निकल सपोर्ट कैन बी अवॉइडेड, अवॉइड तो नहीं करना है। टू कीप कंट्रोल, कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। अगला है 131, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग? इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है? तो 131 का क्या यहाँ पे आंसर होने वाला है? टीचिंग एफ्रेस व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर, आइडेंटिफाई द कॉज केसेस हु आर लैक इन स्टडीज, हेल्प इन आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, तीनों है। ये तीनों रेमेडियल टीचिंग के भाग है, ये चीज़ें करनी चाहिए। मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, तो ये इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला है 132, रेमेडियल टीचिंग फोकस प्राइमरीली ऑन, किस पे फोकस करता है रेमेडियल टीचिंग? 132 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव एंड लर्निंग गैप्स, ठीक है। अगला है 133, शी सेड टू हर सेल्फ, शेल आई हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, उसने खुद से ही पूछा। तो 133 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? शी वंडर्ड इफ शी वुड हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। अगला होगा, द टीचर सेड टू अस, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड, तो 134 का क्या आंसर होगा? सेकंड, द टीचर टोल्ड अस, सेड टू का टोल्ड होगा, दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। आपको पता है जो एकदम ट्रुथ होती है चीज़ें, मतलब शाश्वत सत्य जो चीज़ होती है उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है 135, महेश सेड टू दीपिका, महेश ने दीपिका से कहा प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो 135 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महेश रिक्वेस्टेड टू दीपिका टू हेल्प हिम, ठीक है। 136 है, माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, ठीक है। माई ब्रदर सेड टू मी, इसका जो राइट आंसर होगा, माई ब्रदर फॉरबेड मी, फॉरबेड यानी मना करना, मी टू प्ले इन द रेन। इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉरबेड आ चुका है, ठीक है। फॉरबेड का मतलब मना कर दिया है, और इसका जो है फॉरबेड मी नॉट टू प्ले, तो इसका होगा मतलब उसने मुझे खेलने के लिए मना नहीं किया है, बिल्कुल मना किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब है 137, माई ग्रैंड फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। 137 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, माई ग्रैंड फादर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला सवाल है 138, व्हाट इज़ द वन वर्ड फॉर विच और हु कैन नॉट बी कंकर्ड? इसका वन वर्ड क्या होगा? तो 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनविंसिबल। अगला है, ए पर्सन हु इज़ हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, इसको क्या बोलते हैं? 139 का होगा ऑप्शन नंबर 3, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। और अगला है 140, अ पर्सन हु टोटली एब्सेंट्स फ्रॉम एल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीटोटेलर। अगला है 141, समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। शरणागत को शरण में आगत बोलते हैं, जल कुंभी को जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, शिवालय का शिव का आलय, दही का बड़ा नहीं, दही से बना हुआ बड़ा नहीं है, दही का बड़ा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन से सभी तत्पुरुष समास है? तो इनमें से जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, दुर्वादल, जलधारा और मृगझोना।
किस समास में पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का सब संबंध होता है? ठीक है, तो वो है इसका 143 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय। अगला है किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? दामोदर में है, पंचेसर में है, रत्नगर्भा में है, नीलोत्पल में नहीं है। किस लोकोक्ति का अर्थ सही सुमेलित नहीं है? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, मतलब एक न एक दिन अच्छे जीवन के अच्छे दिन सभी के आते हैं। तेली के बेल को घर ही 50 कोस, घर में ही कार्य की अधिकता होना इसका अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, मतलब एक से बढ़कर एक चालाक होना, ये गलत है। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं होता, ये राइट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 146, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब इसका राइट आंसर है एक समय में एक ही कार्य करना ही फैलदायी है, क्योंकि एक कार्य करोगे तो सब काम हो जाएंगे और सब काम करने लग जाओगे तो सारे काम फेल हो जाएंगे। अगला है 147, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज। 147 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3, परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। अगला है 148, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए क्या उपयुक्त लोकोक्ति है? तो 148 का है ऑप्शन नंबर 1, नेकी और पूछ पूछ। अगला है 149, हिंदी के कक्षा में मान्यता प्राप्त, हिंदी को ही मान्यता देने की प्रथा हिंदी सीखने के रास्ते में किस प्रकार की चुनौती है? तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुभाषिकता संबंधी। लास्ट सवाल आज का 150, इससे पहले आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित करवाना, बच्चों को संचार साधनों से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिकता, कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ये टीचर के लिए चुनौती है, ठीक है। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो पेपर था कल का माइनर कलाम वाला, तो मैंने वो आपको करवा दिया। तो कैसा लगा आज आपको? आज हम ऐसे पार्ट में लाएंगे ताकि छोटी छोटी वीडियो आएंगे तो आप पूरा देख पाएंगे। 1 घंटे का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम आपके लिए ये ऐसा लाइव पार्ट 1 और पार्ट 2। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।